नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे हल की रीइंफोर्समेंट थ्योरी या पुनर्बलन के सिद्धांत या सबलीकरण के सिद्धांत के बारे में। आज समझेंगे कि पावलोव ने SR थ्योरी, स्किनर ने RS थ्योरी दी, उसी तरह से हल ने SOR थ्योरी दी और अपनी थ्योरी में उन्होंने रीइंफोर्समेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ध्यान रखेंगे कि स्किनर ने रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दिए थे, जबकि हल ने सिर्फ ड्राइव रिडक्शन के लिए रीइंफोर्समेंट पर जोर दिया है। ड्राइव रिडक्शन क्या है इसको भी समझेंगे और चर्चा करेंगे हल के द्वारा दी गई पोस्टुलेट्स और थ्योरम के बारे में। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, बुक्स में बहुत ज़्यादा नहीं समझाया गया है इसके बारे में और क्वेश्चन आजकल बहुत डेप्थ से पूछे जाने लगे हैं, इसलिए कोशिश की गई है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। एक बार में हो सकता है कि समझने में प्रॉब्लम हो, तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, रट जाएगी आपको। और वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट, तो ध्यान से देखिए। आइए कुछ समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर पूछा जाए कि प्रबलन सिद्धांत या रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी, तो हल लिखेंगे। हल रीइंफोर्समेंट थ्योरी समझते हैं इसके बारे में। सीखने का प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया। इस सिद्धांत को मैथमेटिकल थ्योरी, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी, नीड रिडक्शन थ्योरी, बायोलॉजिकल एडेप्टेशन थ्योरी और गोल ग्रेडियंट थ्योरी भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं इसके, सबको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाता है। हल का जो सिद्धांत है, हल की जो थ्योरी है, वो बेस्ड है थॉर्नडाइक के इफेक्ट के लॉ ऑफ इफेक्ट से और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी के मिक्सचर पर। तो हल हालांकि एक बिहेवियरिस्ट थे, पर इन्होंने SR थ्योरी को नहीं माना, बल्कि अपनी एक इन्होंने अलग थ्योरी दी SOR के रूप में। समझेंगे इसको आगे। इनके अनुसार स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में संबंधों का बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इंसेंटिव और उसकी ड्राइव, उनके बीच में कैसा कनेक्शन है या कैसा रिलेशन है। अगर स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच रिलेशन नीड को या उसकी आवश्यकताओं को कम करता है या उन्हें सेटिस्फाई करता है, तभी वो SR बॉन्ड बनेगा और मजबूत भी होगा। तो हल की थ्योरी को इजी वे में समझते हैं कि कोई भी SR यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स से अगर नीड रिडक्शन या आवश्यकता ह्रास होती है, मीन्स आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं या आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तभी SR बॉन्ड बनता है और वो मजबूत भी होता है। इसलिए इसको नीड रिडक्शन थ्योरी भी कहा है। इन्होंने SR को नहीं माना, इन्होंने SOR फॉर्मूला दिया। आगे इसको समझेंगे। इन्होंने क्या किया कि हल ने थॉर्नडाइक के द्वारा जो SR फॉर्मूला दिया गया था, इसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि किसी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच रिलेशन का जुड़ना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी ड्राइव कैसी है, उसकी ड्राइव को सेटिस्फाई कैसे किया गया। इन्होंने अपनी थ्योरी में पुनर्बलन पे या रीइंफोर्समेंट पर ज़्यादा जोर दिया है और कहा है कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच रिलेशन जो है वो ड्राइव पर डिपेंड करता है, मतलब ड्राइव के सेटिस्फाई होने पर डिपेंड करता है। इनके अनुसार लर्निंग प्रोसेस तब शुरू होता है जब हमारा कोई भी बिहेवियर किसी न किसी ज़रूरत को या हमारी किसी नीड को पूरा करने के लिए होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये आवश्यकताएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं। भाई ये नीड क्या है, तो ये कहाँ होती हैं, ये प्राणी में होती हैं, किसी पर्सन में होती हैं। इसीलिए इस थ्योरी का फॉर्मूला SOR बना है। इस फॉर्मूला सिस्टम में इसमें क्या हुआ, इस फॉर्मूले में इन्होंने सिस्टम अप्रोच का सहारा लिया है। S क्या है, यहाँ स्टिमुलस है जिसको इन्होंने इनपुट माना है। ये S को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, यहाँ साइकोलॉजिकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये S इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में, और इसको माना है इन्हें इनपुट। ओके, इनपुट क्या है, कहाँ जाते हैं ये, ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म कौन, यहाँ पर पर्सन। पर्सन के अंदर क्या हुआ, स्टिमुलस आए, स्टिमुलस में आके यहाँ पर क्या हुआ, मध्यस्थ चरों की या इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, पर्सन में या ऑर्गेनिज्म में। इस तरह प्रोसेसिंग के बाद जो रिस्पॉन्स आया वो क्या हुआ, आउटपुट। आउटपुट अगर हम समझें इसको, तो आउटपुट क्या माना इन्होंने, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, स्टिमुलस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओ या उसमें होने वाली जो प्रोसेसिंग है उसको माना इंटरवेनिंग वेरिएबल या मध्यस्थ चर, और अनुक्रिया या रेस्पॉन्स को इन्होंने माना डिपेंडेंट वेरिएबल या परतंत्र चर। ओके, फिर देखते हैं, समझते हैं ड्राइव रिडक्शन क्या है। तो फिजियोलॉजिकल एम ऑफ ड्राइव रिडक्शन इज होम्योस्टेसिस, द आइडिया दैट बॉडी एक्टिवली वर्क्स टू मेंटेन अ सर्टेन स्टेट ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम। होम्योस्टेसिस, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हल की थ्योरी को अगर हम समझते हैं तो ये मेनली होम्योस्टेसिस पर ही बेस्ड थ्योरी है।
होम्योस्टेसिस को समझते हैं। ये क्या है? ये एक इक्विलिब्रियम या एक बैलेंस स्टेट है। ये एक साइंटिफिक या बायोलॉजिकल वर्ड कह सकते हैं इसको, जहाँ किसी भी कंडीशन में बैलेंस मेंटेन किया जाता है। ओके जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा ही 37 डिग्री होना चाहिए। ओके 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो। ये इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस, ये होम्योस्टेसिस कहलाता है। इसे मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? गर्मियों में स्वेटिंग और सर्दियों में शिवरिंग। इसके थ्रू हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को होम्योस्टेसिस कंडीशन में मेंटेन कर लेती है। और कह सकते हैं, हम यहाँ ये भी ले सकते हैं कि अगर कोई पर्सन मेंटली और इमोशनली बैलेंस है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, तो कहा जाएगा कि ये एक होम्योस्टेसिस कंडीशन है। होम्योस्टेसिस मीन्स बैलेंस। ओके फिर हम समझते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को अपनी थ्योरी में लिया है। सबसे पहले है नीड यानी आवश्यकता। क्या है ये वो अभाव की स्थिति है जिसको पूरा करने के लिए कोई पर्सन कोई भी एक्टिविटी करता है, मतलब अनुक्रिया करता है जिसको पाने के लिए। ओके ये नीड ही होगी जो किसी इंडिविजुअल को काम करने के लिए प्रेरित करेंगी, उसको एनकरेज करेंगे कि भाई करो। कोई भी नीड अगर फुलफिल नहीं होगी या सेटिस्फाई नहीं होगी तो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा और ड्राइव जनरेट होगी यहाँ पे। ठीक, अब हम आते हैं ड्राइव पर। तो ड्राइव क्या है? ड्राइव है नीड ही ड्राइव को जन्म देती है। मीन्स अगर कोई भी फिजिकल या मेंटल कोई भी नीड फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं हो पाती आपकी और चैलेंज फॉर्म में रहती है, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ टेंशन बन जाती है। इसी को इन्होंने क्या कहा? ड्राइव कहा, या अंतर्नूद कहते हैं इसको, जिसको पूरी करने के लिए ये ड्राइव जो होती हैं पर्सन को इंसेंटिव की ओर धकेलती हैं या चलाती हैं कि चलो और उस चीज़ को लो, यानी उस जिससे कि उसकी नीड फुलफिल हो सके। माना हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि माना हमें भूख लग रही है, तो क्या होगा? हम डिस्कम्फर्ट फील करने लगते हैं। तो यहाँ एक ड्राइव जनरेट होती है कि इस हंगर को या भूख को सेटिस्फाई करना है। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ टेंशन कहते हैं। और हम इसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और हम किसकी तलाश में? खाने की तलाश में या भोजन की तलाश में जाते हैं। फिर क्या होता है? ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर। फिर हमें खाना मिलता है तो क्या करते हैं हम? हमारा कोई भी ऐसा बिहेवियर जो हम किसी ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, उसी को कहते हैं ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, etc। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग। हल के अनुसार SSRR संबंधों का बनना अधिगम है। समझेंगे कि SSRS क्या है। ये क्या होता है? इसमें सबसे पहला एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है? S। फिर है स्टिमुलस स्ट्रेस क्या है? स्मॉल s। मोटर न्यूरॉन स्मॉल r एंड रिस्पॉन्स कैपिटल R। ओके सबसे पहले समझते हैं क्या S क्या है? स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस। ओके जैसे कि क्या हुआ कि इस रिलेशन में लर्निंग प्रोसेस को यहाँ पे अगर ये रिलेशन बनता है तो हैबिट फॉर्मेशन में हैबिट फॉर्म हो जाती है इसकी। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या हुआ? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे प्यास लगी है। ओके तो स्मॉल s ये क्या है? ड्राइव स्टिमुलस है। जैसे गला सूख गया है ना, और होंठ सूख गए यानी ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये क्या है? थर्स्ट ड्राइव है ये। ओके जैसे भूख में हंगर पेन लग जाता है, हंगर पेन हो जाते हैं, हंगर ड्राइव कहते हैं इसको। ओके मोटर न्यूरॉन क्या है? ये प्रेरक है, जैसे ड्राइव। ओके और रेस्पॉन्स जो हम एक्टिविटी करते हैं। फिर इसको समझेंगे रिएक्शन पोटेंशियल, उत्तेजनात्मक क्षमता। हल के अनुसार स्वतंत्र चरों या इनपुट के प्राणी में प्रवेश करते ही उत्तेजना उत्पन्न होती है। ये क्या होता है कि यहाँ पर एक उत्तेजना उत्पन्न होती है, यह एक्साइटमेंट होता है। तो इसी को हम कहते हैं उत्तेजनात्मक क्षमता या रिएक्शन पोटेंशियल। इसके 4 तत्व दिए हैं इन्होंने। सबसे पहला है आदत बल, दूसरा है अंतर्नोद, तीसरा पुरस्कार अभिप्रेरणा और फिर उद्दीपक तीव्रता। सबसे पहले समझते हैं आदत बल क्या होता है। ये कुछ स्टिमुलस या उद्दीपक जो होते हैं बार बार रेइंफोर्समेंट या इंसेंटिव के मिलने से बहुत मजबूत हो जाते हैं और सुदृढ़ हो जाते हैं। तो वो एक तरह की क्या होती है? हैबिट की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। और अगर वो नहीं मिलते हैं तो पर्सन में मतलब एक बेचैनी जैसी हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैबिट में एक तरह की पावर होती है जो उसे फिर से वही एक्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है, किसी को चाय का, किसी को कॉफ़ी का, या कुछ भी किसी भी चीज़ की उसे आदत पड़ जाती है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो आपको इस तरह कंट्रोल कर लेती है कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं।
नेक्स्ट है अंतर्नोद, इसको हम यहाँ समझते हैं नीड। नीड हमारी समझ में आ गया, आवश्यकता यानी किसी की जो भी कोई ज़रूरत है वो हो गई। ड्राइव, ड्राइव क्या है? अंतर्नोद दशा, मतलब इसको हम समझ ही चुके हैं कि स्टेट ऑफ टेंशन, जहाँ नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाती वहाँ डिस्कम्फर्ट फील होता है और वहाँ ड्राइव जनरेट होती है। फिर है स्टिमुलस, स्ट्रेंथ, ये क्या है? ये स्टिमुलस जो होते हैं ये पर्सन में एक उत्तेजना या एक्साइटमेंट उत्पन्न करता है ना, तो उसको एक्साइटेड कर देता है। और रेस्पॉन्स या अनुक्रिया करने के लिए या कह सकते हैं कि ये एक ऐसी पावर है जो ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए पर्सन में उथल पुथल मचा देती है। इसी को हम कहते हैं उद्दीपक तीव्रता या स्टिमुलस स्ट्रेंथ। फिर आ जाती है वर्थ ऑफ रिवार्ड या पुरस्कार की मात्रा, मतलब किसी भी एक्टिविटी को करने से पर्सन को किसी भी तरह किस तरह का रेस्पॉन्स के बाद उसको रिवार्ड किस तरह का मिलेगा, उसके लिए उस इंसेंटिव की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी कैसी क्या क्वांटिटी है, वो भी रेस्पॉन्स पर इफेक्ट डालता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी छोटे बच्चे के लिए जो डाइट सफिशिएंट होती है लेकिन वही किसी बड़े के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। फिर है आदत बल यानी हैबिट स्ट्रेंथ, तो ये क्या है कि बार बार इंसेंटिव मिलने पर कुछ जो स्टिमुलस है वो प्रबल हो जाते हैं और अगर वो नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, जैसे कि हमने भी पीछे समझा। ठीक, फिर है वर्क एक्सपेक्टेड फॉर रेस्पॉन्स, तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी रेस्पॉन्स है तो वर्क, अगर किसी को भी हम ऐसा कहें कि कोई काम करने के बाद भी आपको एक डिलीशियस डेजर्ट दिया जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, रेस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम उसको कोई ऐसा काम बता दें जिससे उसको नुकसान हो या उसको चोट पहुँचे तो वहाँ पर क्या होगी, काम करने की या वर्क किसी भी रेस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ना के बराबर हो जाएगी। तो हल ने इन सभी को क्या कहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा या इनपुट माना है इन्हें, क्योंकि इन्हें बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। ऑर्गेनिज्म में इन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एंट्री करने पर जो प्रोसेस होता है उसी को उन्होंने हल ने मध्यस्थ चर या इंटरवेनिंग वेरिएबल कहा है। ये इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होते हैं ये पर्सन को या ऑर्गेनिज्म में रेस्पॉन्स करने से पहले होते हैं, मीन्स इन्हें किसी ने देखा नहीं है, ये हल के द्वारा दी गई सिर्फ कल्पित अवधारणाएं या पोस्टलेट्स हैं। इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे जो अभी आगे रिएक्शन में हमें समझनी है, इसे ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहला है रिएक्टिव इनहिबिशन यानी प्रतिक्रिया अवरोध। तो ये क्या होता है, ये थकान की वजह से होता है, नेगेटिव ड्राइव डेवलप होने से होता है। फिर आ जाता है कंडीशनड इनहिबिशन, यहाँ क्या होता है, मतलब पहले इसको समझते हैं दोलन प्रभाव। दोलन प्रभाव क्या है, ये किसी भी इंडिविजुअल में किसी भी काम को करने के लिए जब ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी करें या ना करें, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है पर्सन। या जैसे घड़ी का पेंडुलम देखते हैं ना, कभी इधर कभी उधर ऐसे मूव करता है, तो ऐसे ही वो पर्सन डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे इधर जाना है या उधर जाना है, इसी को हम कहते हैं दोलन प्रभाव। और जब ये दोलन यानी कि ये जो ऑस्किलेशन इफेक्ट है ये जब बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अंदर ही अंदर इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर दे तो अचानक से रेस्पॉन्स हो जाता है। तो क्या होता है, जिस सीमा रेखा को या जिस बाउंड्री वॉल को क्रॉस करने से ये रिस्पॉन्स आता है उसी को हम कहते हैं अनुबंधित अवरोध या SLR। अब हम इसको रिएक्शन फॉर्म में समझेंगे। इंपॉर्टेंट पोस्टलेट्स जो हल ने दी हैं वो है रिएक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले देखेंगे SER। इसके अनुसार क्या होता है कि हल ने इनको इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऑर्गेनिज्म में एंटर करते ही उनमें एक एक्साइटमेंट डेवलप हो जाता है और उस उत्तेजना की तीव्रता या इंटेंसिटी को जिससे रेस्पॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी का पता चलता है उसे ही इन्होंने प्रतिक्रिया अंतःशक्ति या रिएक्शन पोटेंशियल कहा। यानी इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, SER को पाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, SHR इंटू डी इंटू वी इंटू के। डी यहाँ पर ड्राइव है, SHR यहाँ पर हैबिट स्ट्रेंथ है, V यहाँ पर क्या है, V है यहाँ पर स्टिमुलस इंटेंसिटी और K क्या है, K है इंसेंटिव। तो समझना ये है यहाँ पर कि अगर इन चारों वेरिएबल में से कोई भी जीरो होता है तो पूरी रिएक्शन का जो रिजल्ट है वो ज़ीरो आ जाता है। ओके, इस स्टेज में रेस्पॉन्स के लिए ना तो कोई एक्साइटमेंट होगा और ना ही कोई रिस्पॉन्स आएगा। और अगर इन चारों में थोड़ी भी मात्रा में कुछ सब है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी, तो इसका गुणनफल जो होगा वो बड़ा होगा और रिएक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो रेस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मीन्स अगर हैबिट नहीं है तब भी ज़ीरो होगा, अगर हैबिट ज़ीरो है तो भी पूरी रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगी, पूरी इक्वेशन।
ओके, अगर डी यानी ड्राइव नहीं है उसके अंदर तब भी नहीं होगा रेस्पॉन्स, इंटेंसिटी नहीं है तब भी नहीं होगा, और अगर इंसेंटिव नहीं मिल पा रहा है तब भी नहीं हो पाएगा। तो रिएक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि रेस्पॉन्स के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी होती है उसको जानने के लिए ये इक्वेशन बनाई गई है। फिर है प्रभावी प्रतिक्रिया अंतःशक्ति या इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, SER इज इक्वल टू SHR इंटू D इंटू V इंटू K माइनस IR प्लस SLR। अभी हमने पीछे समझा था IR और SLR क्या है, ये अवरोध है। यहाँ एक कंडीशन है रिएक्टिव इनहिबिशन, अभी हमने पीछे समझ लिया इसको। मीन्स अवरोध कब होता है, जब किसी भी पर्सन को काम करने पर कोई थकान होती है, फैटिग होती है, तो वो काम करने का उसका मन नहीं करता। मीन्स नेगेटिव ड्राइव जब डेवलप हो जाती है तो ये हमेशा लॉन्ग टाइम किसी एक काम को बार बार करने से ही डेवलप होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको कि रिएक्शन पोटेंशियल में से हम इस अवरोध को घटा देंगे तो क्या होगा, प्रभावी प्रतिक्रिया अंतःशक्ति, यानी अवरोध के कारण जो सीखी हुई अनुक्रिया या जो सीखा हुआ रेस्पॉन्स है या रिएक्शन पोटेंशियल के होने की जो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ जो हमने सबसे पहली इक्वेशन देखी रिएक्शन पोटेंशियल, ये जो हमने समझा, इसको जब हम ये अवरोध की वजह से जब कम हो जाती है तब क्या करते हैं, उसकी क्षमता पर, उसकी कैपेसिटी पर प्रभाव पड़ता है, किसकी वजह से, अवरोध की वजह से, या उसको वो कम कर देता है। तो इस तरह से SER में से IR घटाने पर जो रिजल्ट आया वो SER में कमी है। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट्री इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, यानी क्षणिक प्रभावी प्रतिक्रिया अंतःशक्ति। यहाँ पर क्या है, SOR को हमने इसमें से माइनस किया है। इट मीन्स ये क्या है, SOR अभी हमने पीछे जैसे समझा था दोलन प्रभाव कि करें या ना करें, इस वाली स्टेज में रेस्पॉन्स रुक जाता है। इसलिए रिएक्शन पोटेंशियल में से दोलन प्रभाव को अगर हम घटा दें तो क्षणिक प्रभावी प्रतिक्रिया या मोमेंट्री इफेक्टिव पोटेंशियल रिएक्शन बचती है। ओके, नेक्स्ट है क्रिस्पी इफेक्ट, इसको समझेंगे। क्रिस्पी प्रभाव क्या है, पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी में जब चेंज होता है तो परफॉर्मेंस लेवल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसी को हल ने क्रिस्पी इफेक्ट बोला है। हल के अनुसार इंसेंटिव यानी K की मात्रा या इसकी क्वांटिटी परफॉर्मेंस लेवल पर सीधा प्रभाव डालती है। यानी अगर उच्च प्रोत्साहन उच्च निष्पादन स्तर, यानी कि अगर आपने उसको प्रोत्साहन या पुनर्बलन अच्छी क्वांटिटी में मिला है, इंसेंटिव सही क्वांटिटी में मिला है, तो उसका परफॉर्मेंस लेवल भी हाई होगा, और अगर नहीं मिला तो परफॉर्मेंस लेवल लो चला जाएगा। अदर इम्पॉर्टेंट साइन इसके समझते हैं, इन्होंने दिया रिएक्शन लेटेंसी। रिएक्शन लेटेंसी का मीन्स होता है, अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब है स्टिमुलस देने के बाद रेस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगा, इसको इन्होंने T लिखा। फिर है रिएक्शन एम्पलीट्यूड यानी A, इसका मतलब है कि अनुक्रिया या रेस्पॉन्स किस रेशो में होगी। जैसे पावलोव के एक्सपेरिमेंट में फूड के आने पर तो लार ज़्यादा आती थी, और लेकिन जब सिर्फ घंटी बजाई जाती थी तो कम आती थी। मीन्स स्टिमुलस इंटेंसिटी इस पर रेस्पॉन्स की मात्रा को निर्धारित करती है। फिर है रेसिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, तो यहाँ क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना किसी रीइंफोर्समेंट के रेस्पॉन्स होता है। मीन्स जितनी बार रेस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा तो वहाँ रेस्पॉन्स के एक्सटिंक्शन की प्रोबेबिलिटी यानी उसके विलोप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। फिर अगर एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करते हैं हम, तो इनकी थ्योरी में हैबिट, स्ट्रेंथ, ड्राइव, इंसेंटिव, रीइंफोर्समेंट और रिएक्शन पोटेंशियल को इम्पोर्टेंस दी गई है। मीन्स टीचर्स को स्टूडेंट्स में एक्सेप्टेड बिहेवियर को अगर इफेक्टिवली डेवलप करना है तो उसके लिए उनकी हैबिट स्ट्रेंथ को, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए इंसेंटिव्स को देकर उनको एनकरेज करना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो फिर इफेक्टिव टीचिंग की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। इस थ्योरी में हमने ये भी देखा कि रेस्पॉन्स इंटेंसिटी को और ज़्यादा मतलब तभी होती है वो जब उसके एकदम बाद उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है और उसकी नीड सेटिस्फाई होती हैं। मीन्स टीचर को चाहिए कि वो ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाए कि बच्चे को हर अचीवमेंट पर उसको एक रीइंफोर्समेंट दिया जा सके और उसकी नीड सेटिस्फाई हो या फुलफिल हो। मीन्स उसकी जो भी क्वेरी हो उसको तुरंत ही शांत किया जाना चाहिए।
और यहाँ पर क्या है कि इस थ्योरी में हम कह सकते हैं कि जब कोई पर्सन किसी गोल के पास पहुँचने वाला होता है तब उसके बिहेवियर में बहुत तेज़ी आ जाती है। जैसे ही वो अपने गोल के पास जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मीन्स वो पहले से ज़्यादा एक्टिव होता है, तो स्पीड बढ़ जाती है उसकी। तो टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों के सामने लॉन्ग टर्म कोर्सेज को ना रखकर उन्हें छोटे छोटे गोल्स देते हुए बड़े लक्ष्य तक पहुँचाया जाए। ओके, तो ये हुए इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन। अब छोटा सा ज्ञान मेरी तरफ से, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जी हाँ, तो इन शब्दों को समझते हुए आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्य को करते रहिए, समय आपका भी आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कंटेंट आप समझ गए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मुझे बताइए, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।